चलिए आरंभ करते हैं, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लाइव हो चुका है उसी तरीके से। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना लगातार आपको? हाँ हाँ बढ़िया। ठीक है ठीक है। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि को। हम वृद्धि संधि में ही पढ़ रहे थे, वृद्धिरादेश पढ़ा हमने, वृद्धिरेचि पढ़ा, और उसके बाद एक हमने दीर्घ संधि का सूत्र बीच में ले लिया, इसलिए कि हमारी मूल साधारण जो हल्की फुल्की सभी संधि हैं वो सभी संधियां एक क्रम से हो जाए सामान्य। अब हम पुनः जिस वृद्धि में चल रहे थे, वृद्धि संधि में, अब उसी संधि को फिर से पढ़ रहे हैं मित्रों। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आज का सूत्र। यह आज का सूत्र थोड़ा इसमें वाक्य जाल है और कुछ नहीं है, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके हर वाक्य पर ध्यान रखिएगा सूत्र क्या कह रहा है। तो वृद्धि संधि का यह एति धत्युत्सु यह सूत्र है। आपका इसका उच्चारण ठीक कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को इसका उच्चारण करने में दिक्कत आती है। तो उनकी दिक्कत के लिए क्या करना है, उसको आराम से पढ़ना है। हमने एक ऑडियो आपको वीडियो भेजी है जो मेधा शर्मा जी ने बनाई थी, तो उसको आपको सुनना है। उसमें बढ़िया से उच्चारण किया गया है, और भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं इसको कैसे बोलना है। एत्ये धत्युत्सु, इस तरीके से उच्चारण करना है। सूत्र का छेद क्या है? सूत्र का छेद है आपका एति, एधति और उठसु। इतनी चीजों को आप मिला दीजिए तो देखो इसमें संधि हो रखी है। अभी आपने को संधियां पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ी थी क्या क्या, यण संधि, एति प्लस एदति। आप इतने हिस्से में देखोगे एति प्लस एदति, तो एक यण संधि यहाँ हो रखी है। और फिर एधति प्लस उठसु इतना पढ़ोगे, एक एड़ संधि यहाँ पर हो रखी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सूत्र ऐसे मिक्स कैसे करके बन जाते हैं। तो सब संधियों का कमाल होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा सूत्र बन गया, ऐसा भव्य सा आपको लग रहा है न जाने क्या चीज है। तो आइए, सूत्र का अर्थ क्या है मित्रों। आपके सूत्र की जो वृत्ति है लघु सिद्धांत कौमुदी की, उसमें जो वृत्ति दी है वो भी इस फॉर्मेट में नहीं दी है जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा है। वहां पर भी बहुत मिक्सिंग करके शब्द लिखे हुए संधि संधि के कारण। आपको चिंता नहीं करनी, वो भी सही है, और उसको हमने यहाँ पर खोल दिया है, ये भी सही, ठीक है ना। दोनों का तात्पर्य एक ही है। आपको उनको कुछ को उच्चारण करने में दिक्कत होती है, अतः हमने इसको यहाँ पर ऐसे बनाया आपको। तो चलिए, क्या करना है, इसका अर्थ क्या होता है इस सूत्र का, है ना। ये वृद्धि संधि करता है सूत्र भी। अच्छा, क्या कहता है ये सूत्र? कहता है अवर्णात एजाद्यो हो। क्या कहता है? अवर्णात मतलब एक होना चाहिए अवर्ण। अवर्ण के बाद क्या होना चाहिए? अवर्ण के बाद एजाद्यो हो एत्ये धत्यो हो। क्या कहता है? एजाद्यो हो एत्ये धत्यो हो, अर्थात एजादी। एजादी, एजादी का मतलब है ये जा को आप समझिएगा च। जा को क्या समझिए? च। एच आदि, ये आप हल संधि में पढ़ोगे कि कैसे वो चा जा के रूप में बदल गया, एक संधि है। आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे? एच आदि, क्योंकि एच एच प्रत्याहार होता है, एज नाम का कोई प्रत्याहार नहीं है। जातों से एक संधि के कारण हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एजाद्यो हो। तो एजाद्यो मतलब एच आद्यो हो, है ना। तो अवर्ण से क्या होना चाहिए? एच आदि वाला क्या होना चाहिए? अवर्ण से एच आदि वाला या तो एति हो या फिर सेकंड नंबर पर एधति हो। ये कैसा होना चाहिए? एज आदि, ठीक है ना। हाँ, और इसमें से फिर ऊठ को अलग कर लो। और क्या अगला अर्थ क्या कर लो कि अवर्ण से, है ना, अवर्णात क्या होना चाहिए? ऊठी चपरे। ऊठ, ये ऊठ क्या चीज है? ये ऊंट नहीं है, ये ऊठ नाम का एक प्रत्यय है, ठीक है ना। आप ऊंट मत समझ लेना, ऊंट उष्ट्र को कहते हैं। ये ऊठ नाम का प्रत्यय है व्याकरण में, है ना। ये आपको जहां परे मिल जाए ऊठ, तो वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है ना। वृद्धि एकादेश। तो क्या क्या कंडीशन समझी कि अवर्ण से एजादि एति हो, या फिर एजादि एद हो, या फिर अवर्ण से ऊठ परे, तो क्या हो जाता है? पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देना है, ठीक है ना। उदाहरण में हम इसको और समझें। अभी आप देखिएगा इसका सरल अर्थ किस तरीके से किया जाता है। ये एति क्या चीज है, ये एधति क्या चीज है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों क्या चीज है?
तो इसको समझने के लिए आपको हमने एक सरल अर्थ दिया है, आप इसे थोड़ा नीचे सब समझ पाएंगे कि अवर्णात एजादौ इण धातौ, एजादौ इण धातौ परे, ये किसका अर्थ है? एजाद्यो हो एति, एजाद्यो हो एति अवर्णात है ना, इसका अर्थ है कि अवर्ण से एजादि इण धातु हो। तो एति रूप दरअसल इण धातु का रूप है। जब आप भ्वादि प्रकरण में तिङन्त प्रकरण को पढ़ेंगे तो आप वहां पर ये समझ पाएंगे कि ये धातु का क्या रूप है इत्यादि, वहां पर विस्तार से बताएंगे। अभी तो आपको जो बताया जा रहा है उतना ही मात्र समझना है। क्या सूत्र का अर्थ बनेगा कि अवर्ण से एजादि इण धातु का रूप परे हो, मतलब एति परे हो, उसको हम एति कहेंगे। या फिर अवर्ण से एजादि एद धातु का रूप परे हो, है ना, तो वो क्या बनता है ना, ए धते, इस प्रकार का बनता है। ठीक है ना, तो अवर्ण से एजादी इण धातु, इण धातु का रूप होना चाहिए, पर इण धातु का वो रूप हो वो एजादी होना चाहिए, ये शर्त है। या फिर एजादी एद धातु का रूप हो, इनका एजादी होना बहुत जरूरी है। एजादी का मतलब एच आदि में, एच का मतलब ए ओ आई ओ, ये आदि में होना चाहिए। अब हम वहां पर उदाहरण में पढ़ेंगे, इन उदाहरणों में तो हम इसको बात को समझेंगे, अभी केवल हम सिद्धांत समझ रहे हैं। चलिए अब एक और चीज इस सूत्र में तीसरा जी घटक क्या है, तीसरी चीज, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है अवर्णात ऊठी चपरे। ये यहां तक समझिए, ऊठी चपरे, अवर्ण से ऊठ परे होना चाहिए। ऊठ में एजादी को मत आप जोड़ देना कि एजादी का संबंध आप ऊठ के साथ करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऊठ कभी एजादी होता है नहीं। क्यों? ऊ कभी भी एज प्रत्याहार में नहीं आता नहीं है, आता है। इसलिए उसे एजादी विशेषण मत बनाना। ठीक है, तो जी आपको क्या करना है, अवर्णात ऊठी चपरे, इसको केवल साधारण बोलना है। अवर्ण से ऊठ परे तो क्या हो जाता है, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जी चलो अब ये सब करके देखते हैं जो हमने ऊपर समझा, है ना। जी उदाहरणों की तरफ चलते हैं। अब देखो सबसे पहला उदाहरण है उप एति। क्या चीज है? उप बोर्ड में लिख एति। दीजिए। अच्छा, उप एति में क्या संधि प्राप्त थी पहले में से? गुण। और गुण को बात करके फिर तो वृद्धि हो। फिर वृद्धि प्राप्त थी। हाँ हाँ। वृद्धि किससे प्राप्त थी? वृद्धिरेचि से। सूत्र से सूत्र ना बताइए वो नहीं है। वृद्धिरेचि। वृद्धरेचि से वृद्धि प्राप्त थी। तो जब जी वृद्धरेचि से वृद्धि प्राप्त थी तो ये सूत्र काहे बना रहे हो भैया? इसका क्या प्रयोजन है? जी तो जी जब एक सूत्र काम कर रहा है यहाँ पर तो दूसरा सूत्र क्यों बनाया? ठीक है, जी ये जी ये ये प्रश्न है। अंकित जी ध्यान दीजिए, अंकित जी प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, ये वो वाली बात होगी शायद जो उत्सर्ग और वो सूत्र बताए थे आपने कल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी बताता जी हूँ, जी कोई बात नहीं। मित्रों हम अभी क्या है, यहाँ पर जब वृद्धिरेचि से वृद्धि सिद्ध थी उपेति में, तो इत्तेतुठुस सूत्र क्यों बनाया, इसका उत्तर जानिएगा। इसका उत्तर है कि मित्रों आगे चल के, अभी आप कल नहीं उसे परसों परसों एक सूत्र पढ़ोगे। क्या सूत्र है वो? एंगी पररूपम, अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में देख लेना। एंगी जी पररूप यहाँ पर पररूप कर सकता था, है ना, अच्छा क्योंकि वो सूत्र वृद्धिरेचि सूत्र से बलवान था ज्यादा, तो जिसके कारण वो पररूप कर सकता था। लेकिन उसका भी बाप आ गया इत्तेतुठुसु, मतलब उससे भी बलवान सूत्र आ गया इत्तेतुठुसु। अभी बलवत्ता कैसे बोधित होती है, तो मैंने आपको जो नियम बताया है, उत्सर्ग और अपवाद, उस नियम के द्वारा ही बलवत्ता का बोधन हम करते हैं। ठीक है ना। जी तो एंगे पररूपम से पररूप को बांधने के लिए ठुसु का आरंभ किया गया है, अतः ये वृद्धि का पुनः आरंभ इसलिए है उपेति के लिए। आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपेति में क्या करना है, रूप सिद्धि बहुत सरल है, आप सब वृद्धि संधि करना जानते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या करना है, उपेति। अब यहाँ क्या कर दो, उप में पा में आए तो सूत्र क्या कहता है, अवर्ण से एजाद्यो एति। तो अवर्ण से देखो, अवर्ण से एजादी एति, एति परे है क्या? नहीं, मतलब देखो अवर्ण हो गया उप में ये और एति परे है ना। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि, पूर्व पर के स्थान पर क्या करो, वृद्धि। तो अ और प्लस ए दोनों को मिला के क्या हो गई, आई। आई क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का तालु, वृद्धि में कंठ तालु वाला कौन है अंकित जी? वृद्धि में कंठ तालु वाला है आई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उपैति बन जाएगा। ठीक है जी जी हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अब है आपका उपैति, आप बना लिए, ये तो बहुत सरल है ना, बस जी जी ऊपर वाली प्रक्रिया आपने समझी है। चलो
इसी प्रकार से सूत्र में देखो, ये तो अब दूसरा है ए धत्यो, मतलब अवर्ण से एज आदि एद धातु भी परे होना चाहिए, तो वहां पर भी वृद्धि होती है। उसका उदाहरण जी। अगला है, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है, वो यहाँ पर भी है। उप एधते, क्या कर दिया यहाँ पर, अवर्ण से, देखो अवर्ण है उपमेय, ये अवर्ण से है एजादी एद धातु, ये एजादी है। एजादी का मतलब क्या है, एच है धातु। आदि में जिसके, आदि मतलब उसका फर्स्ट उसके आरंभ में, वर्ण, आरंभ वाला वर्ण। तो एच, एच आदि का मतलब होता है ए ओ आई औ, कोई भी इनमें से कोई, तो यहाँ पर ए है तो एज आदि हो गया ना, ये ए धते। जी ए धते क्या है, एज आदि है। एति क्या है, एज आदि है। और ये सब क्या है, ये एति इण धातु का रूप है और एद धातु का रूप है आपका ए धते। अब ये रूप कैसे होते हैं, तिगंत के रूप हम तिगंत में पढ़ेंगे, अभी वही बताए थे आपको, ठीक है। जी जी तो दोनों जगह क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, उपई धते बन गया ना। जी। चलिए अब आगे आगे जो है, अब इस वाली व्याख्या को समझते हैं। ऊठी च परे था ना, ऊठी। अवर्ण से ऊठ परे रहते, उसका उदाहरण है पृष्ठौह। पृष्ठौह में क्या है, पृष्ठ प्लस ऊह, ये संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर क्या है, अवर्ण से, ये ऊठ पर में है। ऊठ का मतलब मित्रों ओनली ऑन ऊ समझना है ये, ठीक है ना। जी ये ऊठ में से ठ चला जाता है, मतलब उसकी संज्ञा और लोप हो जाता है, केवल ऊ मात्र बचता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, अ और ऊ के स्थान पर दोनों पे वृद्धि हो जाती है। अच्छा आप ये समझोगे कैसे कि ये वाला ऊ जो है ऊठ का ऊ है, किसका जी। ऊ है, ये देखो ऊठ का, ये वाला ऊठ का ऊ है, समझोगे कैसे। अभी तो आप ये समझ जाइए मैं जो बता रहा हूं कि ये जो ऊ बचा है ये ऊठ का बचा है। बाकी जी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके हलंत पुल्लिंग प्रकरण पर बाकायदा बताई जाएगी कि ये वाला ऊ ऊठ का ऊ कैसे है। ये तो हमें केवल ऊ दिखाई दे रहा है, ठा तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन कहां पर होगा, हलंत हलंत में। पुल्लिंग पर। अभी तो आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम जो आपको बता रहे हैं कि ये अवर्ण से ये ऊ जो है ऊठ का ऊ है, तो ऊठ पर है, ये आप मान लीजिए। और क्या हो जाएगा, अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, अ का, देखो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ऊ का क्या है ओष्ठ, लाइट गई क्या? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ, और दोनों के क्या हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही। हाँ ठीक है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ, और कंठोष्ठ वाला वृद्धि में कौन है औ। मित्रों यहां पर ध्यान रखना, यहां पर पहले आदगुणा प्राप्त था, उस आदगुणा को बाधा है ना, यहां पर वृद्धि चिन्ह नहीं लग सकता था। यहां तो आदगुणा से गुण होकर के पृष्ठोह जैसा कुछ बनना चाहिए था, लेकिन सूत्र में ऊठ जो ग्रहण किया गया है ये ऊठ सु में इधर, जिसके कारण क्या हो गया है कि यहां पर वृद्धि कर दी है आपने, क्या औ। वृद्धि होने से क्या रूप बन जाएगा, मिला देना। मिला देना प्लीज, मिलाना आप सीख लीजिएगा, ये बहुत कॉमन चीज है, ये हर किसी को आना चाहिए। और मिलाना नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप संधि में बहुत कच्चे हो, नहीं कर पाओगे इसे, आपके लिए कठिन होगा। वर्णों को मिलाना सीखें, ठीक है ना। हाँ चलिए, पृष्ठहुआ बन गया। अब ये 3 प्रयोग मित्रों आपके बन गए जो कि इस सूत्र से बनने थे, है ना। अवर्ण से जी एजादी क्या था, अवर्ण से एद धातु कहां थी, अवर्ण से ऊठ का कहां का क्या उदाहरण था, आपने जान लिया। अब आपके ग्रंथ में एक कुछ पंक्ति लिखी हुई है, समझ रहे हो, आपके जी। ग्रंथ में ये पंक्ति लिखी हुई है, ध्यान से दो, मैंने इसको नीचे इसको इंगित कर रखा है। एजाद्यो किम, देख रहे हो ना। जी एजाद्यो किम में ये है, आपके ग्रंथकार प्रश्न पूछ रहे हैं। एजाद्यो का मतलब ये है मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा इधर भी बताऊं। एजाद्यो का मतलब है आप एजाद्यो हो, यह जो विशेषण रख रहे हो सूत्र में, ये क्यों रखते हो। आप एजाद्यो मत कहो, है ना। तो फिर जब एजाद्यो नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ में क्या फर्क पड़ेगा वो सोचना है। तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो एजाद्यो को आप हटा दो, इसको क्रॉस कर, सूत्र का अब अर्थ करके देखो। अब सूत्र का अर्थ क्या होगा, देखो इन सब जगह से एजादी को हटा देना, यहां से भी और यहां से भी हटा देना। ओके, बात आ गई समझ में। सूत्र का अर्थ करके देखो, एजादी को नहीं करने पर क्या हानि है। तो मित्रों सूत्र का अर्थ बनेगा केवल कि अवर्णात इण धातु परे, अवर्ण से केवल इण धातु परे होना चाहिए। अब वो एजादी हो जरूरी नहीं है, आपने एजादी हटा दिया है। ऐसे ही अब अवर्ण से एद धातु पर में हो, अब वो एजादी हो ये जरूरी नहीं है, एद धातु बस पर में हो। तो मित्रों क्या हो जाएगा,
पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाए, ये बात आ जाएगी। एज आदि को हटा दो, मतलब ये ऐसा कहो अवर्ण अवर्ण से केवल इण धातु और एत धातु पर में तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश। भैया इससे हानियां क्या है? ऐसा कहने से हानियां है ना, कि क्या हानि है कि देखो मित्रों, अब मैं आपको कुछ बात बताता हूं, ये श्रद्धा भक्ति पूर्वक अभी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप तिगंत के रूपों को नहीं जानते हो। जब तिगंत के रूप को जान जाओगे, शायद कुछ लोग जानते होंगे, वो समझ भी जाएंगे। मित्रों, ये इतः जो रूप है, ये आपका इण धातु का रूप है। किसका रूप है? इण धातु। और आपके जो उसमें दिया है अगला रूप ईदी धत है ना, अपनी लौकिक सिद्धांत कौमुदी का बराबर अवलोकन करते रहे, उसमें ये सब लिखा हुआ है, मैं उसी के आधार पर ये सब लिखा हूं। ईदी धत नाम का जो रूप है मित्रों आपका, वो एद धातु का रूप है। एद धातु का रूप है ना, तो एक इण का है, दूसरा एद का है, ईदी धत। अब आप मुझे बताएंगे पंतोला जी, क्या इतः अथवा ईदी धत एजादी है क्या? ये एजादी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे किसी से पूछना पड़ेगा। हाँ, एजादी नहीं है। क्यों? एजादी के लिए क्या जरूरत है कि ए ओ आई अथवा औ में से कोई एक होना चाहिए, एक हो, एक आदि में होना चाहिए, है ना। तो अब क्या निकला यहां पर? तो ई है आदि में, देखो यहां पर भी ई आदि में है। जो अब ये इतः नाम का जो शब्द है अथवा इरिधत नाम का शब्द है, ये एजादी नहीं रहा, ये आपके इतः इण धातु का तो रूप है, और आपका इदिधत किसका रूप है? एद धातु का रूप है। पर ये दोनों क्या है? एजादी नहीं है। समझ गए ना? अब एजादी नहीं है, और आपने सूत्र में क्या कर रखा है? एजादी ग्रहण को हटा रखा है। एजादी ग्रहण हटा रखा है, तो सूत्र का अर्थ केवल क्या होगा? सूत्र का अर्थ होगा अवर्ण से इण धातु परे हो और अवर्ण से एद धातु का रूप पर में हो, वैसा भी तो क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। तो मित्रों भी यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए थे कि नहीं, आप बताइए, यदि एजादी नहीं रखते हैं तो। अब तो यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। पंतोला जी समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, बता दे रहा, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर। जी देखो, यदि देखो फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, यदि आप सूत्र में एजादी नहीं रखते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये ऐसा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न से पाला आपका पहली बार पढ़ रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। आपके सूत्र में कहा गया एजाद्यो किम, आप अर्थात ठुसु में एजादी ग्रहण क्यों कर रहे हो? तो एजादी ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? दोनों जैसे के एजादी हटाओ, सूत्र का अर्थ होगा अवर्ण से इण धातु पर में हो और एद धातु पर में हो। तो अब आप बताइए, इतः में तो इण धातु है और इदिधत में एद धातु है। अब इण और एद धातु तो यहाँ पर में मिल रही है, एजादी अर्थ हटाने पर क्या हो रहा है कि अब ठुसु द्वारा इन प्रयोगों में भी क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। ध्यान रखिए, एजादी हटा दिया तो आप, इन प्रयोगों में क्या चीज प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। अरे थोड़ा म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया है। हाँ, ध्यान रखिए। जी पंतोला जी। जी हाँ, देख लिया करिए, जो कि यदि बीच में खोल लिया करे उससे थोड़ा ऑफ कर दिया करिए। हाँ। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझ गए ना? एजादी यदि आप सूत्र में नहीं रखते हो तो अब एत्ते धत्त्यु ठुसु इस सूत्र के द्वारा कहां पर वृद्धि प्राप्त होगी? इन दोनों प्रयोगों में वृद्धि प्राप्त होगी कि नहीं? जी पर हाँ, इसलिए क्या किया, यहां पर वृद्धि हो न जाए, क्योंकि उपेता में वृद्धि इष्ट नहीं है, यहां होती नहीं है कभी भी। मां भवान प्रेदी दत्त में क्या होता है? वृद्धि कभी होती नहीं है। लेकिन अब क्या होने लगेगा? यदि आप एजादी ग्रहण को हटा दोगे तो वृद्धियां होने लग जाएगी। तो यहां पर वृद्धि न हो जाए, इसके रोकने के लिए क्या किया गया? यहां वृद्धि न हो जाए तो इसके रोकने के लिए एजादी ग्रहण किया गया। एजादी ग्रहण से क्या होता है मित्रों? एजादी ग्रहण से इष्ट सिद्धि होती है, अर्थात हम जो चाहते हैं वही होता है। एजादी ग्रहण से यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हमें वृद्धि चाहिए भी नहीं। यहाँ पर तो गुण ही इष्ट है हमें, ठीक है ना? तो एजादी ग्रहण का क्या प्रयोजन निकला? एक शब्द में कहें कि एजादी ग्रहण से यहाँ पर वृद्धि रुक जाएगी, गुण बनाना है ना? एजादी ग्रहण करने से क्या हो जाएगा? यहाँ वृद्धि रुक जाएगी जी है। अब गुण होगा। यदि एजादी ग्रहण कदाचित यहाँ नहीं होता तो अनिष्ट प्राप्त हो जाता, यहाँ पर भी वृद्धि होने लग जाती दोनों जगह, जो कि इष्ट नहीं थी। ठीक है, चलिए
आप समझ जी। गए होंगे इस बात को, मैं फिर अब नीचे भी और बताऊंगा। अच्छा आप एक समझिए, एक बहुत बड़ा सा वाक्य है, माँ भवान प्रेदिदत्त है ना, यहाँ पर जो संधि की स्थिति है वो प्रेदिदत्त में है। ये माँ भवान तो आप इसको कुछ ना समझिए, ये तो नथिंग है, इसकी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। प्रेदिदत्त समझिएगा, माँ भवान प्रेदिदत्त तो पूरे वाक्य के रूप में यहाँ पर दे दिया है थोड़ा सा, है। चलिए, जी ये मुझे बात आप एजादी ग्रहण का प्रयोजन बतलाना था, उसी प्रयोजन को मैं आपको नीचे भी बताया हूं, इसमें प्रश्न उत्तर करके, ये नीचे वाली लाइन में आप देखते जाइए। मैंने यहाँ पर लिखा है जी एजाद्यो हो किम, ये प्रश्न किया जो कि मूल में किया गया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एजाद्यो किम प्रश्न का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का मतलब है कि एण एध धातुओं हो, इन दोनों धातुओं में एजादी इति विशेषणम किमर्थम, इसमें एजादी विशेषण क्यों देते हो इन धातुओं का। आप ऐसा कहिए ना सीधा कि अवर्ण से इन धातु और इध धातु, एध धातु पर मैं हूं, इतना मात्र कहना चाहिए, एजादी विशेषण क्यों देते हो, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। कहा एजादौ इति विशेषणाभावे, अभावे है, संधि कर विच्छेद कर देना। कल वाली आपने दीर्घ संधि पढ़ी थी, विशेषण प्लस अभावे क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि करके सवर्ण दीर्घ संधि करके विशेषणाभावे। विशेषणाभावे, बिल्कुल। तो एजादौ इति विशेषणाभावे, यदि आप एजादी विशेषण नहीं रखते हो तो यत्र एतौ धातु एजादी स्तः, जहां पर ये दोनों धातु, क्षम्यताम, एजादी न स्तः। यत्र एतौ धातु एजादी न स्तः, यहां तक आइए। यहाँ पर जहां पर, यत्र मतलब जहां, एतौ धातु मतलब ये दोनों धातु हैं, कौन कौन सी, इण धातु है और इदिदत्त में एद धातु, जो यहाँ पर इण और एद की चर्चा की गई है वो। तो यदि एतौ धातु एजादी न स्तः, अर्थात ये धातु एजादी नहीं होंगी तो तत्रापि वृद्धि प्राप्त होती, वहां पर भी वृद्धि प्राप्त होगी। तो भैया ऐसे कौन से स्थल है जहां पर ये वाली धातु तो हैं दोनों की दोनों, पर ये एजादी नहीं है, क्या वो स्थल है आपके इतः और इदिदत्त, इतः में इण धातु और इदिदत्त में एद धातु तो है, पर ये एजादी नहीं है। तो क्या वृद्धि प्राप्त होगी यदि एजादी नहीं रखोगे सूत्र में, तो कह रहे हैं सा वृद्धि तत्र न स्यात्, वो वृद्धि वहां पर हो न जाए। उस वृद्धि को रोकने के लिए क्या करना है, एतदर्थम, इसी के लिए एजादी ग्रहणम सार्थकम, इसी के लिए एजादी ग्रहण सार्थक है, वृद्धि को रोकने के एजादी किया गया, वृद्धि को रोकने के लिए किया गया, समझ गए ना। जी जी अब ये बात, अब अच्छा जब यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा। अब उपेता की स्थिति देख लिए, उपप्लसिता आदगुणा से गुण कर दिया, पूर्व में है अ, अवर्ण से अच परे है ई, पूर्व के स्थान पर क्या हो जाता है, सूत्र से गुण हो जाता है। क्या होगा, अ स्थान कंठ, ए का है तालु, और दोनों के स्थान पर मिला के हो जाएगा क्या, ए। कंठ तालु वाला कौन है, गुण संज्ञा कौन है, गुण संज्ञा 3 की है, अ ए ओ, और वृद्धि संज्ञा वो आप जानते ही है, यहाँ पर गुण करना है। तो अ ए ओ में से क्या बैठ जाएगा, ए, तो उप एतः मिलाएंगे तो उपेतः, ठीक है, बहुत सरल। ऐसे ही यहां पर देखिए प्र इधर, प्र में अ और ई इन दोनों के स्थान पर कर देना ए, तो क्या बन जाएगा, प्रेदिधत, वर्णों के मिलाने पर बस यहाँ गुण हो गया, यहाँ पर गुण हो गया, ठीक है। यदि एजादी नहीं रखते तब यहाँ गुण नहीं होता मित्रों, जान लेना, यहाँ पर तब वृद्धि हो जाती। इसलिए एजादी ग्रहण करना पाणिनि जी का सार्थक है। इन जगह पर क्या करने के लिए, इन जगह पर तो गुण करने के लिए सार्थक है, वृद्धि को रोकने के लिए, या फिर कहिए एजादी सार्थक हो गया। ये बात आप शायद समझ चुके होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो कर सकते हैं आज की क्लास में। आज के लिए आप इतना ही बहुत है आज। कल ही करेंगे प्रश्न, नहीं तो नहीं प्रश्न कर लेने दीजिए, ऐसी कोई बात। नेट भी समाप्त। शास्त्री जी हाँ कर लीजिए, बोलिए। कोई बात नहीं, कुछ प्रश्न, हाँ जरूर। शास्त्री जी बोलिए। आचार्य जी हाँ जी बोलिए बोलिए। कह रहा हूँ, जो आपने ये बताया उपेतः उपेति धति वगैरह, तो इसका जी, ये जी। अर्थ क्या होता है, उपैति उपैधते का इसका अर्थ क्या होता है। समीप आता है, एक बार देख लेना, लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, एति मतलब आना, उपेति मतलब पास में आना, है ना, पास आना, पास आना। हाँ जी पास आना है। और भी देखो एक चाणक्य जी का श्लोक है, उसमें लिखा है उपेति को और भी अर्थों में प्रयुक्त होता है। मैं आपको एक और अर्थ बताता हूं कि न असज्जन साधु दशाम उपैति। इस श्लोक को आप लोगों को जिम्मेदारी है ढूंढ के लिखना, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं उसे। न असज्जन साधु दशाम उपैति, कहीं कहीं पर दुर्जन शब्द दिया गया है, मैं उस दुर्जन को बोलता हूं। न दुर्जन साधु दशाम उपैति, चाणक्य नीति का है, मैंने वहां से याद किया है।
न दुर्जनः साधु दशाम उपैति बहु प्रकारैरपि शिक्षमाणः। दुर्जन साधु दशाम न उपेति, दुर्जन कभी साधु दशा अर्थात सही दशा को प्राप्त नहीं हो सकता। बहु प्रकारैरपि शिक्षमाणः, भले ही उसको बहुत प्रकार से क्यों ना शिक्षित किया गया हो, है। और फिर आगे लिखा है उसमें कि जैसे यदि नीम का कोई पेड़ है, नीम के वृक्ष को क्या कर देना कि उसको बढ़िया से घी में डुबे, घी में उस घी से उसका सेचन करना घी से, और क्या करना उसमें खूब शक्कर को घोल घोल के पानी देना नीम के वृक्ष में। तो जैसे नीम का वृक्ष ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति है, आमूल सिक्ता पयसा घृतेन, उसमें खूब दूध डालो शक्कर मिला मिला करके, और चाहे उसको जो है आप ये करिएगा, उसमें घी डालिएगा, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वो कभी निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति, वो निम्ब वृक्ष कभी भी मधुरत्वम नयति, उसको कभी मधुरता को प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण क्या है उसमें, क्यों नहीं कर सकता है, ऊपर बताया कि दुर्जन है, वो दुर्जन है इसलिए नहीं कर सकता। तो न दुर्जन साधु दशाम उपैति, दुर्जन साधु दशा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उपैति का देखो वहां पर प्राप्नोति अर्थ है, समझ गए होगे ना। हाँ, उदाहरण के माध्यम से आ गया है। चलिए तो श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, शायद राजेश मिश्र जी, भैया प्रणाम। जी हाँ, श्याम सुंदर जी कहिए। हाँ, ये बोल रहा था जी ये इण धातु एद धातु, हाँ, इनमें जो रूप बने होंगे, मान लो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जी ए जाति पहले होना चाहिए, तभी वृद्धि। बस वो रूप एच आदि वाला होना चाहिए, क्योंकि ये कभी एज आदि वाला होता है और कभी नहीं होता है। जैसे एति इतः यन्ति, ये इसके रूप चलते हैं। जी आपकी हाँ। तो एति में तो एजादी है एक वचन में, और इतः जो द्विवचन है वहां एजादी नहीं है, यन्ति में फिर एजादी नहीं है। जी समझ गए ना। तो जहाँ वृद्धि नहीं वहां पे गुण हो जाएगा। दोनों शर्त होना चाहिए, वो इण धातु भी हो और साथ में एजादी भी हो, ऐसे ही वो एद धातु भी हो साथ में एजादी भी हो। जी क्लियर हो गया, बिल्कुल जी हो गया। राजेश मिश्र जी, राजेश जी, वो हो गया, श्याम सुंदर जी के प्रश्न उत्तर आ गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छे। हर्ष मिश्र जी, गुरुदेव इस सूत्र में एति थत्युट सुमे हमें तीनों तरफ देख पर पूर्व में हमें देखना है कि आवर्ण होना चाहिए, और मतलब ये जो तीनों स्थितियां हमने पढ़ी कि पर में कब एति हो, एद हो या फिर ऊ वाला हो, तो ये तीनों मतलब इस वृद्धि संधि में आया ना, तीनों पर अलग अलग तीनों वृद्धि संधि में होंगे। पूर्व अवर्ण होना चाहिए, अवर्णात है ना, एत्ये धत्यो हो ऊठी चपरे, ठीक है जी। और मतलब पर में जो उसमें होंगे मतलब उस हिसाब से वहां संधि हो जाएगी। हाँ, एजादी इण हो, एजादी एद हो, तो वहां संधि की स्थिति बन जाएगी। या फिर केवल ऊठ पड़े हो, ऊठ के साथ एजादी विशेषण नहीं लगाना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जी। जितेंद्र जी, अंतिम प्रश्न है जितेंद्र जी का। जी यहाँ पर जो एज कहा गया है, एज प्रत्यय का पूर्ण ग्रहण करना होगा और रूप भी बनेंगे क्या? एच धातु का पूर्ण ग्रहण या किया गया है, पर काम तो देखो एक दो वर्ण से ही चल गया है, यहाँ पर एक वर्ण से ही बल्कि का हो, ठीक है ना। यहाँ पर रूप नहीं बनाए गए हैं ना, तब करके। क्या रूप बनाए गए हैं? यहाँ रूप और सारे नहीं बनाए गए, यहाँ केवल और नहीं बनाए। बाकी तो क्या है, यहाँ पर एक ही ऐसा उदाहरण दृष्टिगोचर हुआ, और होते हैं तो वहां बता दिए जाते हैं, पर ऐसा ये कि औरों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, पर एजादी उसे बता दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि एजादी की अनुवृत्ति केवल वो लेकर के आए हैं वहां से वृद्धिरेची से, और पर एजादी कहने से उदाहरण केवल ये ए में ही मिल पाएगा आपको, तो वही उदाहरण प्रस्तुत किया, अन्यत्र उदाहरण दुर्लभ है, ठीक है, इसलिए वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं है, केवल एक का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए तो आज करें यही समापन। जी आप लोग आज बहुत थक गए होंगे, क्योंकि आज उस पूर्व मीटिंग में भी थे हमारे बहुत सारे सदस्य, मैं देख रहा हूँ, है ना,
प्रतिभा पांडे जी वगैरह और काफी लोग उधर थे। मैं किन किन का नाम लूं, एक हो तो उनका नाम तो लिया जाए। आप सब लोग तो आज आपसे विदा लेते हैं, आज यहीं तक रखेंगे और कल से फिर करते हैं प्रारंभ से अपना बढ़िया से। तो चलिए शांति मंत्रेण सभां समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।